दोस्तों हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज इस टाइम पर ये आ रही हैं कि सर यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी एग्जाम की भी 80 वैकेंसीज की नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है और नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम भी एक्सपेक्टेड है। तो क्या हम इन दोनों एग्जाम्स को एक साथ प्रिपेयर कर सकते हैं? अगर प्रिपेयर कर सकते हैं तो कैसे हमें अप्रोच करना चाहिए? इन एग्जाम्स का कितना सिलेबस कॉमन है? हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? कितने दिन हमें नाबार्ड को देने चाहिए? कितने दिन हमें एपीएफसी को देने चाहिए? ऐसी बहुत सारी क्वेरीज हमें रिसीव हो रही हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों के इन सभी क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करूंगा और दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों की प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए अगर आप इन दोनों एग्जाम्स को एक साथ अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हो। तो अगर आप इस पर्टिकुलर टॉपिक में इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो पक्का देखिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं ये वीडियो मेरे लिए नहीं है तो आप ये वीडियो स्किप भी कर सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे अगर यूपीएससी ईपीएफओ के एपीएफसी एग्जाम के कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग हमारा एक डेमो कोर्स चेक कर सकते हैं पहले, क्योंकि वहां पर आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से हमने हर एक कंपोनेंट को कवर किया है, किस क्वालिटी से हम आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये डेमो कोर्स आपको कोर्स लेने से पहले कोर्स का एक वॉक अराउंड देगा ताकि आप अपना जो डिसीजन है कोर्स परचेज करने का उसको बहुत कॉन्शियसली ले सके। ठीक है, तो यहां पर अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं ₹1 डेमो कोर्स को, तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब तो बात करने वाले हैं कि हमारे इस वीडियो का एजेंडा क्या है, हम किस तरीके से प्रोसीड करने वाले हैं। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कंपैरिजन क्या है इन दोनों पोस्ट का, नाबार्ड ग्रेड ए पोस्ट का एंड यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी पोस्ट का। यहां पर हम ईओ पोस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम एपीएफसी पोस्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसी की अब 80 वैकेंसीज की रिक्वेशन आने के जो है रिक्वेशन चली गई, नोटिफिकेशन आने के चांसेस हैं। तो पहले बच्चों को डाउट ये आते हैं कि सर नाबार्ड ग्रेड ए प्रोफाइल और यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी प्रोफाइल में क्या फर्क है, मैं किस तरह का काम करूंगा, मेरी सैलरी क्या होगी और मेरी जो लाइफ है आफ्टर सिलेक्शन वो कैसे होने वाली है। फिर दोस्तों हम बात करेंगे कि आपको क्यों इन दोनों एग्जाम्स को टारगेट करना चाहिए, ऐसा क्या है इस पर्टिकुलर एग्जाम में या इन दोनों एग्जाम्स में जो आप लोगों को इन दोनों एग्जाम्स को टारगेट करने का मौका देता है। फिर दोस्तों हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपको इन दोनों एग्जाम्स को मैनेज करना चाहिए, आपका डेली प्रिपरेशन प्लान कैसा होना चाहिए और आपको कैसे स्पेशल कंपोनेंट्स को दोनों एग्जाम्स के टारगेट करना चाहिए। तो एक फुल प्रूफ तरीके से चलेंगे, एक स्टेप बाय स्टेप तरीके से चलेंगे ताकि आप लोगों को कंप्लीट क्लैरिटी इस पर्टिकुलर वीडियो में मिल जाए। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम कंपैरिजन की बात करते हैं, जो आप लोगों के लिए समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे इन दोनों एग्जाम्स को टारगेट करना तो चाहेंगे, बट दोस्तों जब आपको क्लैरिटी होती है ना कि हम इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद ये पाएंगे, तो आप बहुत मोटिवेशन के साथ तैयारी कर पाते हैं और आप एक इंटरनल प्लान बना के उस एग्जाम के लिए एग्जीक्यूट करते हैं। फिर तो यहां पर अगर मैं एपीएफसी एग्जाम की बात करूं तो आप में से काफी बच्चे इसको ऑलरेडी जानते होंगे कि एक असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर पोस्ट है जो कि ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारे देश की एक बहुत बड़ी सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आती है। तो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में एक पोस्ट होती है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की, जो कि क्लास ए लेवल 10 पोस्ट है। मतलब अगर आप इसको रेफरेंस के तौर पे देखें तो जो एक आईएएस आईपीएस ज्वाइन करता है या फिर एक असिस्टेंट लेबर कमिश्नर ज्वाइन करता है तो वो क्लास ए लेवल 10 पोस्ट पे ज्वाइन करता है। ये जनरली क्लास ए की जितनी भी पोस्ट होती हैं जो कि हमारे देश की टॉप मोस्ट गवर्नमेंट पोस्ट हैं, उनका एंट्री लेवल होता है लेवल 10। तो यहां पर आपकी जो बेसिक पे है आफ्टर सिलेक्शन वो 15,600 से लेकर 39,100 के बीच में रहती है, और आपका जो ग्रेड पे है वो ₹5400 के आसपास होता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो जॉब सैलरी के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर 7th पे कमीशन के हिसाब से आपको लेवल 10 की जो है सैलरी मिलती है, और आपकी जो इन हैंड सैलरी आती है वो लगभग आप लोगों को आफ्टर ज्वाइनिंग 1,10,000 के आसपास देखने को मिलती है। और दोस्तों यहाँ पे आपको 5-10 हजार का वेरिएशन भी देखने को मिलेगा डिपेंडिंग ऑन दी पोस्टिंग, जहां पर आपकी पोस्टिंग है उसके हिसाब से आप लोगों को सैलरी में 5-10 हजार का मैक्सिमम वेरिएशन देखने को मिलता है। दोस्तों एपीएफसी एग्जाम की खास बात यह है कि भाई ये एग्जाम रेगुलर नहीं है। ठीक है, हर साल नहीं आते हैं। 2002 में आया, फिर 2004 में आया, 2004 के बाद 8 साल बाद 2012 में आया, फिर 3 साल बाद 2015 में आ गया, 2015 के 8 साल बाद ही आया 2023 में, और फिर 2025 में, और अब 2026 में 80 वैकेंसीज की रिक्वेशन यूपीएससी को चली गई है। अब दोस्तों यहां पर मैंने ना आपके सामने नंबर ऑफ वैकेंसीज और नंबर ऑफ एप्लीकेंट भी मेंशन कर दिए हैं ताकि आप लोग कंपटीशन का भी एक अंदाजा लगा सकें और इसको कंपेयर कर सकें नाबार्ड की कंपटीशन के साथ। तो यहां पर अगर मैं एपीएफसी 2015 की बात करूं तो 170 वैकेंसीज के लिए एग्जाम कंडक्ट हुआ था, और नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जिन्होंने फॉर्म फिल किया था वो लगभग 3 लाख थे। इनमें से लगभग 40% बच्चे ही पेपर देने जाते हैं। अगर मैं 2023 की बात करूं तो 2023 में 159 वैकेंसीज के लिए एग्जाम कंडक्ट हुआ था और नंबर ऑफ एप्लीकेंट थे 10 लाख। तो यहां पर पेपर देने गए थे 3,60,000 के आसपास, उनमें से आप लोगों को 487 में आना था और 487 से आपको 159 में आना था। अगर मैं 2025 की बात करूं तो सिर्फ 74 वैकेंसीज 2025 में आई थी, जिनके लिए 4,99,900 कुछ बच्चों ने फॉर्म फिल किया था, तो लगभग 5 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया था। अभी क्योंकि कट ऑफ नहीं रिलीज हुई है तो हमें नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन दी एग्जाम नहीं पता है। ठीक है, अगर मैं 2026 की बात करूं तो 80 वैकेंसीज के लिए एग्जाम कंडक्ट होना है, जिनकी रिक्वेशन यूपीएससी को चली गई है। तो यहां पर अभी नंबर ऑफ एप्लीकेंट क्योंकि फॉर्म फिल नहीं हुए हैं तो इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं है। और दोस्तों पिछले 5 सालों में ये एग्जाम तीसरी बार होने वाला है, तो ये एग्जाम की जो फ्रीक्वेंसी है वो अब धीरे धीरे बढ़ रही है और लोगों का इंटरेस्ट भी इस एग्जाम में बढ़ रहा है।
अब दोस्तों अगर मैं दूसरी पोस्ट की बात करूं जो है नबार्ड ग्रेड ए, तो नबार्ड ग्रेड ए के बारे में आपको समझना पड़ेगा कि ये नबार्ड ग्रेड ए का मतलब क्या है। ग्रेड ए का मतलब ये है कि भाई आप जो हमारा नबार्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो रूरल डेवलपमेंट भी फोकस करता है और ये जनरली मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर एग्रीकल्चर वाले से जो है रिलेट करता है। इसमें आप ग्रेड ए पोस्ट पर अगर सेलेक्ट होते हो तो आप असिस्टेंट मैनेजर बनोगे नबार्ड पे। देखो जनरली अगर हम आरबीआई ग्रेड बी, नबार्ड ग्रेड ए, सेबी ग्रेड ए को कंपेयर करते हैं तो सेबी ग्रेड ए मतलब असिस्टेंट मैनेजर, आरबीआई ग्रेड बी मतलब मैनेजर। जैसे जैसे आपका ग्रेड बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी जो डेजिग्नेशन है, जो आपकी प्रोफाइल है वो इंक्रीज होगी। ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर, ग्रेड बी मैनेजर। तो यहां पर आप असिस्टेंट मैनेजर बनते हो बाय क्वालिफाइंग दिस पर्टिकुलर एग्जाम। यहां पर आपका जो काम है वो ऑफिस वाला भी होता है, फील्ड वाला भी होता है, आपकी पोस्टिंग सिटी में भी होती है, आपकी पोस्टिंग रूरल एरियाज में भी होती है, और आपको बेसिकली जो डिफरेंट एग्रीकल्चर रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं उनको मॉनिटर करना होता है, उन्हीं को इंप्लीमेंट करना होता है। यहां पर आप लोगों को जो पीएफ है, इंश्योरेंस है, अकाउंट्स है, उनको जो है डील करना होता है। तो दोनों डिफरेंट प्रोफाइल है, बट दोनों में ही आप लोगों को पब्लिक डीलिंग देखने को मिलेगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन मानी जाती है विद इन दी नबार्ड ऑर्गेनाइजेशन। और यहां पर जो आपकी बेसिक पे है, जो कि अभी रिवाइज हुई है, वो पहले शायद 47,000 के आसपास थी, अभी 62,500 हो गई है। और आपकी जो इन हैंड सैलरी आएगी आफ्टर सिलेक्शन वो लगभग 1,30,000 के आसपास आएगी। नबार्ड का अपना एक सैलरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको वो फॉलो करता है, और वहां पर आपको टाइमली रिवीजन देखने को मिलती है। जैसे एपीएफसी में आप लोगों को 8th पे कमीशन जब आएगा तो यहाँ पर सैलरी इंक्रीज देखने को मिलेगी, ऐसे ही नबार्ड के भी सैलरी रिवाइज हुई तो वहां पर आपको इंक्रीज सैलरी देखने को मिल रही है। पहले जो इन हैंड सैलरी थी वो लगभग 90,000 से लेकर 95,000 के बीच में आती थी, ठीक है। तो नबार्ड ग्रेड एग्जाम की बेस्ट बात यह है कि एग्जाम रेगुलर एग्जाम है, हर साल आता है, लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसीज अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। 2021 में 74 वैकेंसीज के लिए एग्जाम कंडक्ट हुआ था, तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट थे 71,859। तो यहां पर आपको नंबर ऑफ एप्लीकेंट कम ही देखने को मिलेंगे, 1 लाख से कम ही एप्लीकेंट आप लोगों को यहां पर देखने को मिलते हैं। और दोस्तों यहां पर जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो भी आपको 48-50 के आसपास इस टाइम पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जो नबार्ड ग्रेड ए है और जो एपीएफसी है, दोनों ही एग्जाम्स की जो नोटिफिकेशन है वो अब जुलाई या अगस्त में एक्सपेक्टेड है। नबार्ड की भी जुलाई अगस्त में एक्सपेक्टेशन है, और एपीएफसी की जो वैकेंसीज है वो जुलाई या अगस्त में आ सकती हैं। तो दोनों ही एग्जाम्स अब आपके टारगेट रेडार पे होने चाहिए। अब दोस्तों सवाल ये आएगा कि सर इन दोनों एग्जाम्स को कैसे मैनेज करें, तो एक बार हमें कंपेरिजन देखना पड़ेगा सिलेबस का, ताकि हम एक आइडिया लगा सके कि इन एग्जाम्स को एक साथ प्रिपेयर किया भी जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो अगर मैं नबार्ड ग्रेड ए की बात करूं, ध्यान से देखिएगा, नबार्ड ग्रेड ए एग्जाम में आप लोगों को 2 सेक्शन देखने को मिलते हैं। एक होता है मेरिट सेक्शन और एक होता है नॉन मेरिट सेक्शन। मेरिट सेक्शन जहां पर जो आपके मार्क्स आएंगे उनके बेसिस पे ही आपका फेज जो है क्वालिफाइड माना जाएगा, और नॉन मेरिट सेक्शन जहां पर आपको जो कट ऑफ है बस वो क्वालिफाई करनी होती है, उसके मार्क्स आपके एक्चुअल में काउंट नहीं होते हैं। जैसे सीसेट क्वालिफाइंग होता है ना यूपीएससी प्रीलिम्स में, वैसा ही नॉन मेरिट सेक्शन है यहाँ पर। अब दोस्तों नबार्ड एक 3 फेज एग्जाम है, जहां पर पहले फेज 1 होगा, फिर फेज 2 होगा और फिर इंटरव्यू होगा। तो जो फेज 1 है, फेज 1 में आप लोगों को ये कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं: क्वांट, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, एक डिसीजन मेकिंग है, कंप्यूटर नॉलेज है, जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज जो कि बेसिकली इंडियन इकोनॉमी और जहां पे सोशल इश्यूज आ जाते हैं, और एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। ये आपके मेन कंपोनेंट है नबार्ड ग्रेड एग्जाम के। और दोस्तों इनमें से जो 2 कंपोनेंट है ईएसआई और एआरडी, इनके साथ एक कंपोनेंट अगर हम और जोड़ लें वो है हमारा डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, तो आप लोगों का पेपर फेज 2 बन जाता है, पेपर 2 बन जाता है नबार्ड का। और उसके बाद इंटरव्यू तीसरी स्टेज होती है जो कि 50 मार्क्स की होती है। अब दोस्तों आप जब नबार्ड का ध्यान से सिलेबस देख रहे होंगे तो आपको यहां से क्या आइडिया लेना है, आपको आइडिया ये लेना है कि भाई इनमें से कौन से कंपोनेंट ऐसे हैं जो कि एपीएफसी एग्जाम के साथ ओवरलैप करते हैं। मतलब अगर इन कंपोनेंट्स को मैं एपीएफसी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं तो मेरे नबार्ड में काम आ जाए, या फिर मैं नबार्ड में प्रिपेयर कर रहा हूं तो मेरे एपीएफसी में काम आ जाए, या फिर अगर मैंने इनको यूपीएससी एग्जाम में प्रिपेयर कर रखा है तो वो मेरे यहां पर काम आ जाए। जो भी एग्जाम आप ये प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यहां पर अगर मैं क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, इन तीनों कंपोनेंट्स की बात करूं, कंप्यूटर नॉलेज की बात करूं, जनरल अवेयरनेस की बात करूं और ईएसआई की बात करूं, तो यहां पे ये कंपोनेंट आपके ओवरलैप करते हैं विद द एपीएफसी सिलेबस। अगर आप इन कंपोनेंट्स की अच्छी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एपीएफसी एग्जाम की प्रिपरेशन में ले रहे हैं, या फिर आप नबार्ड की प्रिपरेशन की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी ले रहे हैं, तो आप इनको दूसरे एग्जाम में ऑटोमेटिकली यूटिलाइज कर सकते हैं, आप इनकी कॉमन प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे नबार्ड एग्जाम में तो इन कंपोनेंट की वेटेज फिक्स है कि क्वांट के 20 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन एपीएफसी में इसकी वेटेज फिक्स नहीं है। बट अगर हम पुराने कुछ सालों की एनालिसिस देखें तो इन पर्टिकुलर कंपोनेंट्स जो मैंने यहां पर मेंशन किए हैं, आपको एग्जाम में अराउंड 55 क्वेश्चन आउट ऑफ 120 देखने को मिलते हैं। मतलब लगभग आपके पेपर का 50% पोर्शन नबार्ड से ओवरलैप करता है इन टर्म्स ऑफ सिलेबस, ठीक है। क्वांट पेपर में अराउंड 13 के आसपास क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग में अराउंड 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश में तो फिक्स है कि 20 क्वेश्चन आएंगे। करंट अफेयर में पिछली बार 16 क्वेश्चन आए थे, कंप्यूटर अवेयरनेस में 6 क्वेश्चन आए थे, इंडियन इकोनॉमी से 2 क्वेश्चन आए थे। तो अगर मैं काउंट करूं 13, 3, 16
और 20 36, 36 और 16 52 और 58, मतलब लगभग आपका 50% पेपर हो गया, तो जो नाबार्ड से ओवरलैप कर रहा है। दोस्तों इसके अलावा कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जो आप लोगों को स्पेसिफिकली एपीएफसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने पड़ेंगे, ये नाबार्ड में नहीं आते हैं, आपको कहीं भी नाबार्ड में देखने को नहीं मिलेंगे, जिनमें जीएस कंपोनेंट है, हिस्ट्री कल्चर पॉलिटी साइंस, और स्पेशल कंपोनेंट है अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, आईआर एंड लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी और स्टैट। तो यहां पे ये पोर्शन आप लोगों को अलग से प्रिपेयर करना होगा फॉर एपीएफसी एग्जाम। अब दोस्तों अगर आप एपीएफसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप इस साइड पे हो, पहले मैंने मान के चला कि आप इस साइड पे हो, तो आपको लगभग 60% पोर्शन ओवरलैपिंग देखने को मिला, 50% पोर्शन। अगर आप इस साइड पे हो कि आप पहले एपीएफसी एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर चुके हो और इस एग्जाम में काफी कंफर्टेबली तैयारी कर रहे हो, तो इस पर्टिकुलर एग्जाम से इस एग्जाम में शिफ्ट करने के लिए या फिर इसको साथ में मैनेज करने के लिए आपको बहुत कम सिलेबस एडिशनली प्रिपेयर करना है। आप लोग यहां पर ये तीनों कंपोनेंट प्रिपेयर कर चुके होंगे, आप लोग ये तीनों कंपोनेंट प्रिपेयर कर चुके होंगे, तो बेसिकली आप लोगों को डिसीजन मेकिंग, जो मुझे लगता है कि अगर आप 2 घंटे 10 दिन दे दें देन मोर देन इनफ, और एआरटी जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है नाबार्ड के फेज 1 के लिए भी फेज 2 के लिए भी, अगर यहां पर 2 घंटे पर डे आप अगले 30 से 40 दिनों के लिए दे दें तो ये भी आपका प्रिपेयर हो जाएगा। और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश अगर आप फेज 2 के बाद भी उठाएंगे तो भी काम चल जाएगा। तो यहां पर इस तरीके से एपीएफसी एग्जाम की प्रिपरेशन वाला बच्चा नाबार्ड को एक लिमिटेड टाइम देके मैनेज कर सकता है, क्योंकि नाबार्ड का बहुत बड़ा सिलेबस पोर्शन वो ऑलरेडी एपीएफसी एग्जाम की तैयारी में प्रिपेयर कर रहा है। बट दोस्तों हैविंग सेड दैट, एक बहुत इंपॉर्टेंट कैच है जो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रिपरेशन का सिलेबस भले ही सेम है लेकिन ओरिएंटेशन डिफरेंट है, और इसीलिए हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो थोड़ी सी डिफरेंट होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए मैं आपको समझाता हूं एक बार। अगर आप लोग दोनों एग्जाम्स को टारगेट करना चाहते हो तो आप लोगों को पता है कि देयर इज सिग्निफिकेंट ओवरलैप इन सिलेबस, तो मुझे टारगेट पक्का करना चाहिए, क्योंकि नाबार्ड का सिलेबस एपीएफसी एग्जाम के सिलेबस से काफी ओवरलैप कर रहा है। दोनों एग्जाम को मैं एक प्रिपरेशन से टारगेट कर सकता हूं। अगर मैं क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश बहुत मेहनत से प्रिपेयर कर रहा हूं, मैं इकोनॉमी बहुत मेहनत से प्रिपेयर कर रहा हूं, मैं इंग्लिश बहुत मेहनत से प्रिपेयर कर रहा हूं, तो दोनों एग्जाम्स में काम आएंगे। दोनों ही बहुत अच्छी जॉब प्रोफाइल है, दोनों की ही पोस्टिंग काफी अच्छी, दोनों में ही ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं, और दोनों की ही नोटिफिकेशन आने वाली है। मैं दोनों को ही मिस नहीं करना चाहूंगा, तो यहां पर मैं करूंगा 80-20 रूल को फॉलो। अब देखो ध्यान से सुनिएगा, 80-20 रूल क्या है। 80-20 रूल का मतलब यह है कि मैं अगर दिन में 8 घंटे पढ़ रहा हूं, या फिर मैं दिन में 10 घंटे पढ़ रहा हूं पर डे, या फिर मैं जॉब वाला हूं, मैं दिन में सिर्फ 5 घंटे मैक्सिमम पढ़ पा रहा हूं, तो अपनी प्रिपरेशन का 80% टाइम, मेन टाइम मैं दूंगा एपीएफसी एग्जाम की प्रिपरेशन को, जो मैं पहले से कर रहा हूंगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अगर आप पहले से एपीएफसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको उस पर ही मैक्सिमम फोकस करना चाहिए, क्योंकि इसके 2 कारण है। पहला कारण ये कि आप मोर डिफिकल्ट प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आप मोर इन डेप्थ प्रिपरेशन कर रहे होंगे, और दूसरी बात कि एपीएफसी से नाबार्ड का सिलेबस काफी ओवरलैप होता है। एपीएफसी से नाबार्ड का सिलेबस काफी ओवरलैप होता है, तो आप लोगों को नाबार्ड के सिलेबस को कवर करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। और 20% टाइम आप अपनी डेली प्रिपरेशन का दीजिए नाबार्ड स्पेसिफिक कंपोनेंट्स को। नाबार्ड स्पेसिफिक कंपोनेंट्स मतलब कौन कौन से हो गए, एक डिसीजन मेकिंग और एक एआरडी। आप 1 बाय 1 इनको पिक कर सकते हैं। पहले मेरे हिसाब से आपको एआरडी को पिक करना चाहिए, फिर आपको डिसीजन मेकिंग को प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, नोटिफिकेशन आने में भी 1-1.5 महीना है, आप इनको इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहां पर आपको इस तरीके से अपना टाइम जो है एलोकेट करना चाहिए। दोस्तों एक और केस लेते हैं कि सर मैं तो अभी नाबार्ड की तैयारी कर रहा हूं, ठीक है, मैं नाबार्ड पे पूरा फोकस कर रहा हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए। देखो अगर आप नाबार्ड की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो आप लोग अगेन क्यूआई, इंडियन इकोनॉमी, करंट अफेयर, ठीक है, और कंप्यूटर नॉलेज या प्रिपेयर कर रहे हो, तो इनको आप ऐसे प्रिपेयर करो कि भाई आप इनको एपीएफसी एग्जाम में भी यूटिलाइज कर पाओ। मतलब आपको अपनी ओरिएंटेशन इन कंपोनेंट्स को प्रिपेयर करने की एपीएफसी एग्जाम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से करनी पड़ेगी, प्लस आपको एक एडिशनल टाइम निकालना पड़ेगा जहां पर आप जीएस और बाकी बचे कंपोनेंट्स को 1 बाय 1 प्रिपेयर करना शुरू कर दो। कम से कम 4 घंटे आपको यहां पर डिवोट करने पड़ेंगे, और 4 घंटे मतलब नाबार्ड की अगर आप तैयारी करो तो फिर आपको टाइम एलोकेशन जो है वो 50-50 करना पड़ेगा, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं मेन टारगेट एग्जाम नाबार्ड होगा या आपका सेकेंडरी एग्जाम होगा, तो इसके लिए आपको 50% टाइम तो एलोकेट करना ही होगा, क्योंकि एपीएफसी का सिलेबस बहुत ज्यादा है। दूसरी बात कि एपीएफसी एग्जाम की रिक्वायरमेंट कुछ थोड़ी डिफरेंट है और नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर आप इन दोनों एग्जाम्स के पीवाईक्यूज को केयरफुली एनालाइज करें तो यू विल फाइंड कि भाई एपीएफसी एग्जाम का पेपर इज मोर ऑन कंसेप्चुअल साइड। यहां पर
थोड़े इन डेप्थ क्वेश्चन, मोर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आते हैं। लेकिन नाबार्ड में स्टोरीज थोड़ी सी डिफरेंट, तो यहाँ पर आप लोगों को फैक्चुअल नॉलेज पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। तो आप लोगों को अगर कंबाइंड तैयारी करनी है तो आपको कंसेप्ट भी बिल्ड करना है और फैक्ट्स का रट्टा भी मारना है। दोस्तों एक और बात, आप कोई भी टॉपिक जब प्रिपेयर कर रहे हो जो कि कॉमन है फॉर बोथ द एग्जाम्स, फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर नॉलेज में डाटाबेस मैनेजमेंट प्रिपेयर कर रहे हो, तो यहाँ पे डाटाबेस मैनेजमेंट का जो क्वेश्चन है वो एपीएफसी में डिफरेंट आ सकता है और नाबार्ड में डिफरेंट तरीके का आ सकता है। तो आपको एग्जाम स्पेसिफिक प्रैक्टिस पक्की करनी पड़ेगी। मतलब जब आप एक टॉपिक कंप्लीट कर लोगे तो आप नाबार्ड का भी एक टेस्ट दोगे और आप एपीएफसी के क्वेश्चंस का भी एक टेस्ट दोगे, क्योंकि दोनों का सेम ओरिएंटेशन नहीं है क्वेश्चन पूछने का एग्जाम्स में। दोनों डिफरेंट सेट ऑफ एग्जाम है। एक एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करता है, उसका अपना क्वेश्चन पूछने का स्टाइल है। एक एग्जाम आईबीपीएस कंडक्ट करता है, उसका डिफरेंट क्वेश्चन पूछने का स्टाइल है। एक एग्जाम जो है फिजिकल मोड में होता है, एक एग्जाम कंप्यूटर मोड में होता है। तो आप लोगों को एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और अगेन दोनों की रिवीजन प्लान भी सेपरेट बनाने पड़ेंगे। एपीएफसी में जब आप रिवीजन करते हैं तो एक बार आप चेक करते हैं कि मुझे कंसेप्ट अच्छे से आते हैं नहीं आते हैं, आप जो है फैक्ट्स को भी एक बार दोबारा से याद करते हैं। लेकिन नाबार्ड में मोर इज अबाउट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, तो आपको उस ओरिएंटेशन से रिवीजन करनी पड़ती है। ठीक है, तो अगर आप दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको कुछ इस तरह का प्लान बनाना चाहिए कि आप अपना मैक्सिमम टाइम इस टाइम पर एपीएफसी को दें ताकि आप एपीएफसी की अच्छे से तैयारी कर पाएं, बिकॉज इसका सिलेबस काफी ज्यादा है। इसके बाद आपको एक शिफ्ट कॉमन कंपोनेंट्स की लगानी चाहिए, जहां पे अगेन 6 कंपोनेंट हैं, बट यहां पर अगर आप 2.5 घंटा पर डे दे रहे हैं तो आप 1 घंटा क्वांट, ठीक है, 1 घंटा करंट अफेयर, या फिर 1 घंटा इंग्लिश, 1 घंटा करंट अफेयर, या फिर जब आपके करंट अफेयर हो जा रहे हैं फिर आप किसी और कंपोनेंट को पिक कर सकते हैं। और 2 घंटे आप स्पेसिफिकली अगले कम से कम 50 दिन के लिए, मेरे हिसाब से कम 50 दिन के लिए आपको अगले 2 घंटे पर डे इन 2 कंपोनेंट्स को कंप्लीट करके छोड़ देना चाहिए ताकि आप एक बार से रिलैक्स हो जाए। तो यहां पर मेरे हिसाब से अगर आप नाबार्ड ग्रेड की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप 50 दिन 2 घंटे मतलब 100 घंटे अगर आप नाबार्ड ग्रेड निकाल लेते हैं अपार्ट फ्रॉम योर यूपीएससी प्रिपरेशन, देन यू विल बी एबल टू टारगेट दिस एग्जाम वेरी वेल। क्योंकि नाबार्ड में आफ्टर नोटिफिकेशन भी आप थोड़ा सा जो है अपना टाइम इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपने 2 कंपोनेंट्स प्रिपेयर कर रखे हैं आपको टेंशन नहीं होगी क्योंकि आपकी बेसिक क्लैरिटी हो रखी होगी। बट अभी आपको जो पूरा फोकस है वो एपीएफसी भी देना चाहिए क्योंकि इसका सिलेबस बहुत बड़ा है और इसकी जो इन डेप्थ है वो भी ज्यादा है कंपेयर टू नाबार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं। और अगर आप इन दोनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन काफी अच्छे से करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि कोर्स मिल जाए तो आप कोर्स का भी जो है ऑप्शन देख सकते हैं। आपको कोर्स परचेज करने के लिए हमारी वेबसाइट edutap.in पे जाना पड़ेगा, कोर्सेज पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे नाबार्ड के भी कोर्सेज हैं, आप नाबार्ड के कोर्सेज यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और ईपीएफओ के भी कोर्सेज हैं, तो आपको उन कोर्सेज पे डिस्काउंट भी वहां पर दिख जाएगा और आप उनका पार्ट बन सकते हैं। और दोस्तों अगर आप इनका डेमो लेना चाहते हो तो नाबार्ड का भी डेमो है कोर्स का, ठीक है, यहाँ पे आपको नाबार्ड के कोर्स का डेमो मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक डेमो होगा पक्का, 2 days डेमो फॉर नाबार्ड, और सेम तरीके से आपको ईपीएफओ के कोर्सेज का भी डेमो मिल जाएगा, आप उसका भी डेमो ले सकते हैं, वो भी 2 रुपीज का है, 1 रुपीज का, तो आप इनसे हमारे कोर्सेज का आइडिया लगा सकते हैं। तो दिस इज द वे यू शुड अप्रोच बोथ दिस एग्जाम्स। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।